बेल के लिए हाई कोर्ट ने भी कुछ कवानीन वज़े किए हुए हैं जो कि एक अपने रूल्स की हैसियत रखते हैं। तो आपने जब भी जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन दोनों को लिए ये बहुत लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें होती हैं। सिर्फ़ सीआरपीसी के सेक्शंस के तहत या स्पेशल लॉज ही जो हैं वो बेल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि हाई कोर्ट के रूल्स भी हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हाई कोर्ट ने जो ज़मानत के हवाले से कवानीन वज़े किए हैं वो मैं आपको मुख्तसर सी कोशिश करूँगा कि बता दूँ, ताकि आपको हमेशा ही जब भी आर्ग्यूमेंट करने के लिए जाएँ जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ये पता हो और वो कोर्ट भी कर सकते हैं अदालत के सामने कि जनाब ये हाई कोर्ट का रूल भी है तो इस पर अप्लाई होता है, अलावा मेरे सेक्शन के, अलावा मेरे स्पेशल लॉ के। तो जो लोग एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देते हैं तो वो अगर जब भी सेक्शन लिखेंगे सीआरपीसी का तो उसके अलावा जो स्पेशल लॉ है उसका, उसके साथ साथ ये हाई कोर्ट रूल्स की भी अगर वो बात कर देंगे तो ये उनका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो यही बात इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप करते हैं तो आप वहाँ पर हाई कोर्ट रूल्स का भी हवाला दें ताकि आपकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो ये कौन से रूल्स हैं और क्या हैं, ये बहुत मुख्तसर से हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा ही कहता होता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसको ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपका बेसिकली सब्सक्राइब करना ही जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम होता है। तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी किस्म के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं अक्सर कहता होता हूँ वो भी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझनी है या लॉ पर कोई बात पूछनी है तो वो भी आप कमेंट के अंदर बात करें, या मैं देखेंगे मैं अपनी हर वीडियो के अंदर रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अच्छा, अब इसमें देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाई कोर्ट कहती है कि बेल एबल ऑफेंस, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे जराइम जहाँ पर ज़मानत होनी है, क्योंकि आमतौर पर जराइम की दो ही इकसाम है ना इस तरह की कि यानी कि बेलेबल और नॉन बेलेबल। ऐसे जिनमें ज़मानत हो सके और जिनमें ना हो सके उनको नॉन बेलेबल। तो ऐसे जराइम जिनके अंदर ज़मानत हो सकती है वहाँ पर जो है ज़मानत मुल्ज़िम का राइट है, वहाँ पर हक है। तो लिहाजा जब भी आप आर्ग्यू करने जाएं तो वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये एक्यूज़ का राइट है इस वक्त, क्योंकि ये इसके ऊपर जो ऑफेंस है वो बेलेबल है। तो ये आपके आर्ग्यूमेंट में भी अच्छा हो जाएगा और हाई कोर्ट की रूलिंग भी आपको पता होगी तो एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा। तो दूसरी बात ये कि मैजिस्ट्रेट जो होता है वो बेल बॉन्ड की रकम को सोशल स्टेटस के मुताबिक जो है वो तय करेगा। यानी कि आप यूँ समझें कि अगर कोई मुल्ज़िम है वो बहुत बड़ा है, कोई बहुत अमीर आदमी पकड़ा गया है, तो उसके लिए ज़मानत की रकम जो है ना वो आमतौर पर 50,000 नहीं होगी जो आप देखते हैं कि सर ये जी ठीक है जी 50,000 के हम चल के जमा करा लें। तो वो जो मुचलकों की रकम होती है ये बेसिकली मैजिस्ट्रेट ने सोशल स्टेटस के मुताबिक तय करनी। ये बात आप कहाँ से लेंगे? ये आप बात हाई कोर्ट रूल से लेंगे। तो क्योंकि हाई कोर्ट रूल ने लिखा हुआ है कि सोशल स्टेटस के मुताबिक होगी, ये किसी से ज़्यादा ना तलब कर ली जाए। ये भी नहीं है कि आपने कोई माड़ा सा बंदा पकड़ लिया और उसको कहीं लाख रुपया लगाओ अपनी ज़मानत के लिए मुचलका जमा कराओ, तो ऐसा नहीं होता। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई ये रूल्स के अंदर, ये कहीं भी लॉ के अंदर नहीं है। अच्छा, उसके बाद कन्विक्शन, यानी कि अगर कन्विक्शन, बेल जो होती है वो कन्विक्शन से पहले किसी भी वक्त हो सकती है। ठीक है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि जनाब आप बेल कन्विक्शन होगी तो फिर ही है, या अक्सर आपने देखा होगा इसीलिए 249A और 265K के तहत जो आती है 365K, उसके मुताबिक भी बेल जो है वो किसी भी वक्त ले ली जाती है। अब क्या है कि तीसरी बात आपके सामने मैंने रख दी। अब चौथी बात जो है, चौथा रूल वो ये दिया गया कि कन्विक्शन हो गई है, फ़र्ज़ करें, यानी कि किसी भी मुल्ज़म को सज़ा सुना दी गई है, ठीक है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये गिल्टी है, तो उसके बाद भी उसकी ज़मानत कबूल हो सकती है। इसके लिए सेक्शन आप जो है उन्होंने कहा कि 426(2)A, इसके तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और मुल्ज़म को कन्विक्शन के बावजूद अगर उसकी ग्राउंड्स इसके तहत बनती हुई तो उसको ज़मानत मिल सकती है। अब ये देखें, ये वो रूल है जो अब किसी को भी इतना वो नहीं टच करते लोग, तो आम तौर पर क्या होता है कि इस चीज़ का आप राइट निकाल बैठते हैं। उसके बाद आ जाता है, देखें कि एक और ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि जनाब इस पे जजमेंट भी मुख्तलिफ आती रहती हैं कि आप आमतौर पर क्या होता है जी कि किसी से ज़मानत लेंगे तो उससे पैसे नहीं ले सकते। यानी कि आमतौर पर क्या होता है कि अदालत कहती ठीक है मैं आपको ज़मानत देती हूँ मुल्ज़म को, तो और आप 50,000 के में चल के जमा करवा दें। तो अब ये नहीं है कि जी मुल्ज़म से ये कह दिया गया कि ये 50,000 रुपया जमा करवा दे
उसको हमेशा ये कहता है चलका जमा करा देने कि गाड़ी के कागजात वगैरह कोई भी शोर्टी दे दो कि जनाब ठीक है ये मेरी तरफ से 50,000 इसकी मालियत है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास है मेरे। तो लेकिन होता क्या है कि अदालत ने ये कहा है कि आप कैश भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट के प्रोमिशनरी नोट्स भी ज़मानत पे लिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कहाँ नहीं लिए जाएंगे, उसके लिए इन्होंने कहा कि जी मास वाइज सिक्योरिटी इन केस ऑफ गुड बिहेवियर। तो ये जो एक गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी होती है उसमें आप केस के अंदर जो है वो पैसे या नहीं ले सकते, उसमें आपको मुचलका ही जमा करवाना पड़ेगा। ये है हाई कोर्ट का रूल। अब उसके अलावा बात ये है कि एक लम्हे से ज़्यादा भी डिटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाद में डिस्चार्ज इसकी तलाफ़ी नहीं कर सकते। यानी कि ये इसलिए भी कहा गया कि ज़मानत इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी शख्स की लिबर्टी को करटेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो होती है आज़ादी ये आपका आइनी हक़ है। तो इस आइनी हक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कहा गया कि ये आप किसी भी शख्स को, हाई कोर्ट का रूल है जो आप अक्सर कहते हैं ना, देखें बाज़ का लोग जो होते हैं वकला जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि जनाब इसका ये फंडामेंटल राइट है कि इसको जेल में ना रखा जाए, इसकी आज़ादी को ना सलब किया जाए। तो ये हाई कोर्ट का भी रूल है कि जनाब एक भी लम्हे से ज़्यादा आप उसको नहीं रख सकते, क्योंकि बाद में किसी को भी गलत तौर पर आपने पकड़ लिया तो हम ना तो डिस्चार्ज करके ना ही एक्विटल करके उसकी तलाफ़ी कर सकते हैं। तो ये आप एक ग्राउंड होती है, आप लाजमी इसको काउट करें बेल के अंदर। और ये देखें कितनी अच्छी बात है कि डिस्चार्ज और एक्विटल इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकते, ये हाई कोर्ट ने बात लिखी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर ये है कि जी आला अदालतों के पास जो है वो ज़मानत के बहुत वसी इख्तियार होते हैं। ठीक है जी, सेशन जज जो होता है वो ख्वाह जो होती है अपील 426 वाली, वही बात कि अब चाहे कन्विक्शन हुई है या नहीं हुई है वो ज़मानत ले सकता है। इसी तरह से आगे चलते हैं तो सेशन जज जो होता है वो घर पर फ़िक्स आवर के अंदर जो है दरख्वास्त ज़मानत वसूल कर सकता है। तो आप जब ये आम तौर पर ना दी जा सकती, यानी कि अगर हालात ऐसे हैं कि आप अदालत के अंदर जाके नहीं ले सकते तो आप सेशन जज के घर जाके उससे ज़मानत करवा सकते हैं। उसके बाद अर्जेंट एप्लीकेशन आ जाती है कि जनाब सूरत हाल ऐसी है कि बंदा पेश नहीं हो सकता या कुछ भी हो सकता, तो ये 17(4) के तहत CRPC के तहत आप जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो स्टेशन से अगर गैर हाज़िर होंगे तो जज तब भी वो ज़मानत ले सकते हैं, तो ये भी उनके पास एक अख्तियार होता है। उसके अलावा 400 जो है वो 99 के तहत जो है बॉन्ड और श्योरिटीज़ एक साथ ली जाती हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई करना होगा कि जो श्योरिटीज़ हैं ये वो लोग हैं जो बॉन्ड की शराइत को पूरा कर सकते हैं। तो ये होता है मुचलके के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है जो है थोड़ा बारीक पीनी वाला काम के, लेकिन ये थोड़ा सा ज़रूरी भी है कि मजिस्ट्रेट को इस तरह से आंखें बंद करके श्योरिटी नहीं ले लेनी चाहिए, बल्कि उसको ये देख लेना चाहिए कि जनाब ये बॉन्ड की जो है वो शराइत पूरी भी करते हैं कि नहीं करते हैं, एवं ही आके इसके ज़मानती बन गए। तो जब भी ज़मानती उसने देखने तो उसको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए बाज़ का जजेस क्या कहते हैं कि ठीक है जी लाओ जी बंदा दिखाएं जो ज़मानती आएँ, उनके ID कार्ड भी देख लेते हैं, फिर उनकी शक्लें देखते हैं, ओरिजिनल देखने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं। तो वो बेसिकली जहाँ पर डाउट होता है उसको क्लियर कर सकते हैं, और उनके पास ये काम करने का अख्तियार कहाँ से आता है, ये लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स हैं। उसके बाद आगे आ जाता है जी कि 514 CRPC के तहत एक तरीक़ाकार दिया गया है कि किस तरह से बॉन्ड में मौजूद जो पेनल्टी होती है उसको वसूल करना है। तो हाई कोर्ट क्या करती है कि हाई कोर्ट से ज़मानत के बाद जो है वो बॉन्ड कौन सा लगेगा साथ, ये 544(2) CRPC के तहत इसका बॉन्ड लगता है। ये भी एक डिफरेंस है। देखें आमतौर पर जो ज़मानतें होती हैं उनके लिए जो है वो बॉन्ड डिफरेंस है, और इसके लिए बॉन्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब आ जाते हैं कुछ और कैजुअल से आ जाते हैं, यानी कि जो आम होती हैं ग्राउंड्स, यानी औरत जो होगी जिसका 6 माह से वो कैद में है और उसका ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, तो ताख़ीर जो है वो उसके पार्ट पर नहीं है, ना ही उसके पार्ट पर किसी और शख्स की है। यानी कि अगर तो किसी औरत को कैद कर लिया गया, उसको ज़मानत नहीं मिली हुई, ठीक है, 6 महीने से वो जेल में है और उसका अभी तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, तो उसके ट्रायल शुरू ना होने में उसका कोई कसूर ना हो, या उसके वकील का कोई कसूर ना हो, या उसका बंदा जो पैरवी कर रहा हो उसका भी कोई कसूर नहीं, तो उसको ज़मानत मिल सकती है। तो औरत को 6 महीने के ऊपर जो ज़मानत मिलती है, ये भी लाहौर हाई कोर्ट का रूल है। उसके अलावा अब सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज़ें हैं। देखें कि
अगर किसी शख्स को सज़ाए मौत के अलावा कोई जुर्म है, अगर यानी कि कोई ऐसा जुर्म उसने किया है जिसकी सज़ा मौत ना हो, उसके अलावा चाहे उम्र कैद हो, चाहे कैद हो, चाहे जुर्माना हो, कुछ भी हो, तो सिर्फ मौत का उसमें एलिमेंट ना हो, तो वो अगर 1 साल से कैद के अंदर होगा और अगर औरत 6 माह से ऐसे जुर्म में कैद पर होगी और तख़ीर उनकी वजह से ना होगी तो उनकी ज़मानत ले ली जाएगी। लेकिन अब ये है कि अगर सज़ाए मौत किसी के ऊपर एलिगेशन ऐसा लगा है कि यानी कि जैसे कि 302, अब इसकी सज़ा मौत है, तो जिस जुर्म की सज़ा मौत होगी वहाँ पर 2 साल से बंदा कैद में है या औरत 6 महीने से ज़ायद गुजर गया कैद के अंदर और उनका अभी तक जो है वो ट्रायल जो है अभी तक वो कंक्लूड नहीं हो पा रहा और उनका उसमें कोई कसूर नहीं है, तो मौत के जुर्म के अंदर भी जो ऐसे जुर्म जिनकी सज़ा मौत होती है वहाँ पर भी अदालत जो है वो ज़मानत ले सकती है। तो ये ज़मानतें कहाँ पर हैं? ये लाहौर हाई कोर्ट रूल्स के अंदर हैं। तो ये वो रूल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करने से। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।